अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ जोन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। ईद उल अज़हा की आमद है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी के बाद असल मरहला शुरू होगा दावतें उड़ाने का। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और मर्ज़ी की मज़े के पकवान और डिशें बना के एक दूसरे के लोग तवादो करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे कि हमारी जो रूटीन है, हमारा जो गोश्त का ज़्यादा खाना या उसके मुख्तलिफ़ डिशेज़ जो हम बनाते हैं उसमें मिर्च मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल और एतदाल के साथ ना खाना, हमें किन किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। चाहे आप तंदुरुस्त हैं और चाहे किसी भी और मर्ज़ में मुब्तला हैं तो और भी ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसे होते हैं, मुझे इस इसका अंदाज़ा है कि आपने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर टाइम निकाला। पहले तो ये कि ईद उल अज़हा आ गई है, सारे लोग कुर्बानी करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी कुर्बानी कर रहे हैं? बड़ा जानवर, छोटा जानवर, क्या सोचा आपने? देखें नहीं, सुन्नत इब्राहिमी है और बहसीयत मुसलमान हमके ऊपर वाजिब है। बिल्कुल ऐसे। तो हम सारे भाई लोग इकट्ठे कुर्बानी करते हैं, जिसमें छोटे जानवर भी होते हैं और बड़े जानवर भी होते हैं। तो मिल मिला के बड़ा माहौल होता है और बड़ा हल्ला गुल्ला होता है कुर्बानी के ऊपर। और मकसद सिर्फ यही है कि सुन्नत इब्राहिमी जो है सही तरीके से अदा हो जाए, सही तरीके से अदा हो जाए और इसके साथ जो खुशी मिलती है वो उसका एक अलग ही लेवल है। बेशक। और रूटीन में जो लोग करते हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं। तो रूटीन में जब करते हैं तो फिर आपने एक प्लान भी बनाया होता है कि गोश्त कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 हिस्से करने हैं। कुछ लोग तो सारे के सारे ही तकसीम कर देते हैं। आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? असल में देखें ये फैमिली फंक्शन होता है बेसिकली। बिल्कुल। अगर आपके बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं या दोस्त अहबाब हैं और आप मिलके कर रहे हैं तो ईद की खुशियाँ और भी ज़्यादा दुबाला हो जाती हैं। हम लोग 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो तकरीबन हमारे कोई 18, 12, 15 जो है वो बकरे होते हैं, कोई 3-4 बड़े गोश्त होते हैं। तो हम मिल के कंबाइन करके करते हैं। तो और दावतें जो हैं कभी एक भाई के घर में हो रही, कभी दूसरे भाई के घर में हो रही। हम असल में एक ना पहले लिस्ट बना लेते हैं कि जिन जिन घरों में, जिन जिन मोहल्लेदारों में और जिन जिन गुरबा के अंदर हमने गोश्त तकसीम करना है। और वो करके फिर हम पाव नहीं देते। जब देना तो फिर ज़रा काफ़ी मिकदार में देना, भले थोड़े घरों में चला जाए लेकिन वो किलो 1.5 किलो, ताकि एक दफ़ा उनका जो अच्छा मसला हल हो जाए। तो ये हमारी प्लानिंग तब आता है जब आप खुले हाथ से देते हैं। तो गरीबी में, मुस्तहिक लोगों में आप रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं, दोस्तों का भी कोई हिस्सा रखा? मुसलमान, ये तो चूँकि ऑन द रिकॉर्ड बात हो रही है, वरना आप हमेशा हमारी तरफ, दावत हमारी आपकी तरफ और आपकी हमारी तरफ होती है। तो इस दफ़ा पे इंशाल्लाह आप इनवाइटेड है हमारी तरफ और अपने बगैर कहे आपकी तरफ आ जाना है इंशाल्लाह हाजिर। अच्छा ज़हीर भाई, ये बताएं कि जो बेहतियाती है वो बहसियत कौम हमारी जड़ों में बैठी हुई है। मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ। लेकिन ये जब ईद उल अज़हा आ गई है, अब गोश्त पकेगा, मुख्तलिफ़ डिशेस बनेंगी, हर किसी की कोशिश होती है वो एक से एक बढ़ के डिश बनाए और उसको खाएं। ज़रूर खाएं, खाना चाहिए, हक़ है हमारा, सबका हक़ है। लेकिन उसमें एहतियात किस किस्म की वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, जो आपकी स्पेशलिटी है, शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, हर किसी को किसी न किसी पोर्शन में जाके एक ख़ास किस्म की एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जनरल बताइएगा कि ये एहतियात कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस ईद के ऊपर। अच्छा देखें जी कि गोश्त के मामले में ना हम 2 तरह के लोगों पे तकसीम करते हैं। एक वो जो मरीज़ हैं, हाँ वो दिल के मरीज़ हैं, फेफड़ों के हैं, गुर्दों के जो भी हैं, और एक है जो मरीज़ नहीं है। कोई भी बंदा एहतियात नहीं ना करेगा, बिल्कुल सेहतमंद आदमी है, बिल्कुल उसका मैदा ठीक है, लेकिन अगर वो इत्तदाल के बगैर खाएगा और बहुत ज़्यादा खाएगा तो डेफिनेटली उसको तंगी होगी, उसको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उसको उसके अंदर जो मैदे के अंदर सोजिश है और उसके बाद फिर जो गैस्ट्राइटिस और अल्सर वाली सूरत हाल है वो पिक्चर हो सकती है और जो कि उसको बाद में तंग कर सकती है। गोश्त अगर अच्छे तरीके से गला नहीं है, पका नहीं है, तो उसकी वजह से आपको डायरिया और जो बाकी मसाइल हैं अंतड़ियों के वो हो सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सेहतमंद लोगों के लिए। दूसरी बात, जिनको मसाइल नहीं है वो अगर बेहतियाती करते हैं तो उनको इतने मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि वो नए सिरे से सेहत खराब हो सकती है। मज़े की बात बताऊं कि हम हमेशा कई सालों से या दहाइयों से प्रोग्राम करते आ रहे हैं, हमारी इमरजेंसियों में वो लोग जिनको कोई बीमारी नहीं होती वो ज़्यादा लैंड करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा लैंड करते हैं। डॉक्टर साहब ज़्यादा खा लिया, अब उल्टियाँ आ रही हैं, लूज मोशन लग गए क्योंकि गोश्त अच्छी तरह पका नहीं था, गला नहीं था। उसमें यह है कि ज़्यादा खाने से एक तो वॉमिटिंग और दूसरा कि लूज मोशन लग जाते हैं और फिर इमरजेंसी के अंदर लैंड करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो है ना जितने भी प्रोग्राम करते हैं ईद के दिनों में, हम गोश्त को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। गोश्त है सच बुरा नहीं है, लेकिन गोश्त के साथ जो एसेसरीज हैं, जैसे नान चल रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मीठा चल रहा है, जैसे बोतलें चल रही हैं,
वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा। ओ यस। अब उसमें यह है कि गोश्त एक ख़ास प्रोटीन की जो अब मिकदार है, मतलब सपोज एक फिट आदमी है, आप जैसा माशाल्लाह सेहतमंद बंदा है, वो तकरीबन को 250 ग्राम के करीब या 300 ग्राम, 1 पाव, 1.5 पाव या इवन आधा किलो तक भी खा सकता है। अच्छा। लेकिन साथ ये नहीं है कि साथ 5 नान भी। ये उनकी बात कर रहे हैं जो सेहतमंद, अभी मैं सेहतमंद की बात ठीक कर रहा हूँ, मैं अभी मरीजों की तरफ नहीं आया। ठीक है। ठीक है कि नहीं। गोश्त खाएं, साथ सैलड लें, साथ दही लें। दही का और सैलड का फ़ायदा ये होगा कि चीज़ें एब्जॉर्ब मैदे से आहिस्ता 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 तो होती हैं। तंग आपको करेगा कि अगर आप ज़्यादा साथ बोतलें पी लेते हैं, ज़्यादा जो है वो नान शान खा लेते हैं, वो आपको तंग करेगा। लिहाजा गोश्त हो, अच्छे तरीके से पका हुआ हो, चर्बी के बगैर हो, और बारबेक्यू की शक्ल में हो तो बहुत अच्छा है, कबाबों की शक्ल में तो बहुत अच्छा है, और साथ रायता और दही के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। और असूल वही है कि एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खुराक के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए, जो हदीस का भी मफहूम है शायद, बिल्कुल ऐसे कि आपने यहाँ तक हलक तक भर के नहीं खाना। सेहतमंद बंदों की फिर मैं बात कर रहा हूँ, भूख रख के खाना भूख चाहिए, रख के यही खाना हमारा खाएं। दीन कहता है। हाँ जी। और बारबेक्यू की शक्ल में जिसमें चर्बी कम से कम हो, जिसमें ग्रीस और ऑयल कम से कम हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो चर्बी का कुर्बानी का गोश्त होता है, इसमें वैसे ही ज़रा चर्बी ज़्यादा होती है, आप उसमें अपना ऑयल ना डालें, उस चर्बी के अंदर ही पकाएं, बिल्कुल, वो चर्बी बहुत की अच्छी मिकदार चीज़ होती है है। उसके आप जब इजाफी उसमें घी डाल देते हैं, ऑयल अच्छा है घी से, और देसी घी अच्छा है ऑयल से। अब हम क्या करते हैं कि खाने को, पकवान को अच्छा करने के लिए और घी इस्तेमाल करते हैं, डालडा या किस तरह का कोई भी बनास्पति घी, ठीक है, वो कि जी उसमें खाना ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन वो ज़्यादा तंग करता है, वो आपकी एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, आपके हाजमे को ख़राब करता है, और उससे तंगी पैदा होती है। यानी घी की निस्बत बेहतर है कि ऑयल को इस्तेमाल। ये जो बनास्पति घी है उससे बेहतर ऑयल है, और ऑयल से अच्छा देसी घी है। अब वो तो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम है। हाँ। और अगर आपने ऑयल भी इस्तेमाल करना है, उसमें जैतून का तेल थोड़ा ये मैं महंगा है। इसमें एक ऐड कर लूँ, जो अभी ये घी का, डालडा का, दूसरी चीज़ों का भी रुझान शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। अब इसके बगैर खाना नहीं बनता। हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, वो तो खाना पकाते देसी घी में थे। जी जी जी। अब देखें ना, 100 साल जिंदगी, बिल्कुल ऐसे ही है। 100 प्लस गए, 90-80-90 साल नॉर्मल एज थी, नॉर्मल थी, बिल्कुल सही तो है। उसकी वजह यही है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, जो आपको आपके इंटरनल सिस्टम को ज़्यादा चलाने के लिए आपकी मदद बिल्कुल करता ऐसे ही है। अब ये फास्ट फूड, अब ये जंक फूड्स, इसमें ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये जिस तरह की रूटीन आप बता रहे हैं, तो इसके साथ अब जो एवरेज एज है, बीमारियाँ बच्चों के अंदर शुरू हो गई हैं, और 40-50 साल के बाद एंड हो जाते हैं। असल में इसमें मैं असूल कहता हूँ, तो कई सालों से मैं ये प्रोग्राम में भी और आपके प्रोग्राम में बात करता हूँ कि ज़मीन के पेट से निकलने वाली चीज़ें, ज़मीन के पेट से निकल के आपके पेट तक जाने में उनकी कम से कम प्रोसेसिंग हो। अगर प्रोसेसिंग होनी भी है, या जानवर से जो चीज़ निकलती है बहुत कम प्रोसेसिंग और आप तक पेट में चली जाए। अगर प्रोसेसिंग होनी भी है तो आपकी माँ, बहन, बेटी या बीवी करे, खुद करें आप, खुद आपको करें। पता होगा आपने क्या किया उसके यस। साथ। लेकिन ये जो डब्बों में बंद खुराकें आती हैं, जो प्रोसेस फूड आती हैं, ये बहुत, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स होते के हैं। साथ उनको सेव किया जाता है, केमिकल के साथ हाँ, वो बिल्कुल। 10-10 दिन, 2-2 महीने तक वो जो महफूज रहती हैं, और एक से दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें केमिकल के साथ ही उनको महफूज वही बनाया जिस्म के जाता है, और अंदर वो जाता जिस्म के है। अंदर बिल्कुल जाता ऐसे ही है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि गोश्त ज़रूर खाएँ, एहतियात से खाएँ, भूख रख के खाएँ, कम नमक मिर्च मसाले वाले खाएँ, और लेकिन साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा लेते हो, बोतलें शोतलें ज़्यादा लेते हो, वो ज़रा कम इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह कोई कुछ नहीं होता, सेहतमंद आदमी सेहतमंद रहेगा। कोल्ड ड्रिंक को हमने ज़बरदस्ती अपने दस्तरखान का हिस्सा बना लिया, बिल्कुल ऐसे ही। उसके बगैर हम समझते हैं खाना मुकम्मल नहीं, बिल्कुल ऐसे और ही। फिर पीते कब है? खाना खाने के बाद, बाद जब पानी सादा पीने की भी इजाज़त हाँ नहीं जी। है, ना मेडिकल साइंस देती है, ना हमारा दीन देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में का मफहूम है कि खाने के दरमियान में एंड में पानी ना पिए, और जब पानी पीने की ममानियत है जिसका नुकसान नहीं है, तो एक ख़ास शक्ल में जब जाके पीते हैं, ख़ास वक्त में नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और सब कामों से, खाने से फ्री होकर रज के कोल्ड ड्रिंक्स, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो कितने नुकसान। असल में हिकमत यही है जी कि कहते हैं कि आप जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा ना रहो। आप असूल ये है कि खाने से पहले पानी इस्तेमाल कर ले। 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि आपका मैदा थोड़ा भर जाता है, आप खाएंगे कम। दूसरा ये है कि उससे जो स्टमक की मोटिलिटी है, स्टमक की हरकत है, वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है, तो पानी पहले पिए, थोड़ा सा दरमियान में पी सकते हैं, लेकिन आखिर में पानी नहीं पीना। नहीं पीना। और खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटर ना लिया। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वर्किंग क्लास के लोग हैं, सारा दिन काम करते, रात को आया, रिमोट पे टीवी लगाया, बेड पे बिस्तर खाना खा रहे हैं, साथ ही लेट गए। बहुत 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 कार खतरनाक मार बात। के वहीं पे लेट जाते बिल्कुल ऐसे ही है। रात सोने से कम 2-3 घंटे पहले आपने अपना खाना बंद कर दें। बल्कि मैं तो ये कहता होता हूँ, भी हम लोग शुगर पे बात करेंगे कि सूरज के साथ उठें और सूरज के साथ खाएं, सूरज के साथ सो जाएं और सूरज के बाद ना खाएं। ये तो आइडियल सिचुएशन यस, है। कि मेक सन यूर बेबी, कि सन को अपना बच्चा बना लें, स्लीप विद इट एंड ईट विद इट, ये मेरा स्लोगन है। और यही है जो हम सहर और इफ्तार में करते हैं कि जब सूरज तलू होता है आप उस वक्त अपना नाश्ता कर लें, हैवी नाश्ता कर लें,
और उसके बाद मगरिब के ऊपर आप दूसरा खाना खा लें। दरमियान में स्नैक्स ले सकते हो, फल ले सकते हो, थोड़ा बहुत चाय जूस ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन जो रात लेट खाना है ना, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और फिर लेट जाना, इंतहाई खतरनाक है। तो सोने से ये कॉमन रूटीन है जिसको बदलने की जरूरत है। मैं आपको फिजिशियन हूँ, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ कि अगर हम अपनी रूटीन को ठीक कर लें और अपनी खुराक को खारिज कर लें कि उसमें प्रोसेसिंग ना हो, डब्बों की खुराक ना हो, बोतलें ना हो, और हम एतदाल के साथ खाएं, तो आपकी वार्डन जो मेडिकल वार्डन है, यकीन जाने वो आधी से भी ज्यादा खाली हो। अब देखिए जो चीजें घर में हम बनाते थे जिनका तस्वुर भी नहीं होता था बाहर से लेने का, अब तो रोटी भी लोग बनी बनाई ले आते हैं। और आटा, उसके वो जो रोटी बनी होती है कच्ची जिसे करते हैं, वो भी वहां से लाते हैं और तवे के ऊपर डालते हैं। अच्छा मुसलमान, अब तो हर चीज जो है वो जिसको आप कह रहे हैं डिस्करेज करें, इसमें अगर आपको थोड़ी सी अहमियत का एहसास हो ना, तो कहीं पे भी कुछ हो सकता है। मैंने अपने घर में किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ है, ठीक है ना। जब मेरा घर छोटा था ना, तो बड़ी बाल्टियों के अंदर ज़्यादा मिट्टी लगा के वहीं पे मैंने सब्जियां उगाई हुई थी। ये तो बहुत आइडियल है। और अब जो कोई बड़ा घर है, एक सामने लॉन है, लॉन के एक हिस्से में मेरी सब्जियां खुद हम उगाते हैं अपनी, और उसको जो है ना, वो जो खाद, वो नामियाती खाद होती है, केमिकल वाली खाद नहीं है। तभी तो आप इस एज में इतने खूबसूरत भी हैं और बहुत इतने बहुत एक्टिव भी हैं। अब और ये हर कोई बंदा कर सकता है, इसके लिए छोटा बड़ा घर होने की जरूरत नहीं है। छत के ऊपर कर लें आप, मैम छत के ऊपर कर लें, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन बहुत सारी जगहों पे ऐसे जहाँ पे भी लाइट है, बालकनी में लाइट आती है, आप उनके ऊपर कर सकते हैं, आपको खालिश चीज़ें खाने को मिलेंगी। और जहाँ तक गंदम की बात है, कोशिश करें कि हमारा किसान माशाल्लाह गंदम लिए बैठा हुआ है। कहीं कहीं पे भी अगर लाहौर शहर के अंदर लेनी मुश्किल है, पेरीफ्री पे निकल जाएं, वहाँ से गंदम अपनी ख़रीदें और ख़ुद महफूज करके उसका चक्की से पिसवा के वो आटा खुद इस्तेमाल करें, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो बातें आप कर रहे हैं ये अब ज़मीन वाले प्लांट के ऊपर मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले आपने देखा घरों में हमारी माएँ बहनें वो बनाती होती थी कबाब खुद, सारी चीज़ें, अब कीमा बनाया, उसकी जो जो चीज़ें बनानी खुद। अब तो आप जाते हैं बनी बनाई वही प्रोसेस हुई हुई उठाते हैं फ्रिज से। अच्छा, मैं और उठा के लाके वही घी वही ऑयल के अंदर बासमती का डाल देते हैं। मैं से ज़मीनी बात बताऊँ, एक चीज़ होती थी बढ़िया। उसमें यह है कि मेरी वालदा, अल्लाह बख्शे उनको, तो गोश्त प्लस दाल प्लस लेके ना ख़ास चीज़ें उसमें मिलो के वो सुखा लेती थी धूप में। उस वक्त पुरानी बात है, फ्रिज नहीं होती थी हमारे घर में, और फिर सुखा के वो सारा साल या 6 महीने इस्तेमाल होती थी, अलहदा या आलू में डाल के जैसे भी है। तो मैंने अपनी मिसेस से एक दिन कहा कि यार वो बढ़िया कि वो क्या होती हैं, पता ही नहीं है। मैंने फिर पिछले किसी अपनी पुरानी माई से वो उसका नुस्खा पूछा, वो बनवाई, यकीन जाने इतनी मज़ेदार चीज़ है, इतनी मज़ेदार चीज़ है, और इससे आपका गोश्त भी प्रिजर्व हो जाता है। और दूसरा, मैंने गोश्त को एक बात बताऊं, मैं इस पर जी प्लीज़। जैसे जैसे कुदरती चीज़ें कम हुई, जो नेचर का अमल दखल हमने अपनी ग़िज़ाओं में कम किया, प्रोसेस फूड की तरफ चले गए, वैसे वैसे ज़िंदगियाँ कम होना शुरू हो गई और हमारे जो मसाइल हैं सेहत के वो बढ़ना शुरू हो गए। कभी आप सोचते थे कि बुढ़ापा होगा, कहीं बंदा जाके मरेगा, शुगर होगी, एक लेवल पे जाके जवानी गुजर जाएगी, तब अब बच्चों के अंदर भी डायग्नोज हो रही हैं सारी चीज़ें। या इससे बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद जो डिस्कशन है उसको जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर हमारे साथ मौजूद है। बात कर रहे हैं हम खाने पीने के रूटीन के हवाले से, ख़ास तौर पर अभी ईद कुर्बान के ऊपर जो उसका गोश्त है वो किस तरह से लोग खाएंगे, दावतें तो उड़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत जो है उसको भी मुतासिर करेंगे। एक बहुत खूबसूरत जुमला बोला आपने डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले कि मसला गोश्त में नहीं है, मसला हमारे खाने के तरीके के अंदर है, हमारी जो रूटीन है उसके अंदर है, और उसके साथ जो इतने लवाजमात हम ऐड कर लेते हैं उनका जो खाने का तरीका है उसके ऊपर ये मसला है सारा। बिल्कुल आपने ठीक बात की। मुझे ये बताइएगा कि जो अभी हमने बात की थी उन लोगों के लिए कि जो सेहतमंद नहीं हैं, जो सेहतमंद हैं, अगर वो बेहतियाती करते हैं, एतदाल का को इख्तियार नहीं करते, तो उनके लिए सेहत के कितने मसाइल हो सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं, जो किसी ना किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, देखिए बड़ी बड़ी बीमारियों की बात कर लेते हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कॉमन है ना। अगर आप इस किस्म के मसाइल के साथ है, मैदा अगर आपका डिस्टर्ब है, इसको मुलबरास कहते हैं, तो फिर आपको कितनी एहतियात की ज़रूरत है कुर्बानी का गोश्त खाते हुए, दावतें उड़ाते हुए, ताकि आपकी सेहत मज़ीद ख़राब ना हो, ईद की खुशियाँ जो है वो खुशियाँ रहें, आप इस रहमत को अपने लिए ज़हमत ना बनाएं। अच्छा देखें जी, गोश्त के मामले में एक कुछ हमारी बॉडी के हिस्से हैं या जिस्म के ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। आपने गोश्त मुँह में रखा, खुराक की नाली से गुजरा, मिद्दे में गया, छोटी आंत से गुजरा, बड़ी आंत से गुजरा, बाहर निकल गया। सेहतमंद लोगों को ये इसकी बीमारियां मुतासर करती हैं। मोटा सा असूल याद रख लें। अच्छा। सेहतमंद लोगों को
डायरेक्ट वाले ऑर्गन मुतासर करेंगे, खुराक की नाली में खट्टे डकार आएंगे, जड़ बोलते हैं, और खुराक के ज़र्रे मुंह में आएंगे, पेट भर के अगर खाया और बहुत बेहतियाती से खाया, मैदे के अंदर गैस्ट्राइटिस, जलन, खट्टे डकार और दर्द और लूज मोशन, ये है उनका। लेकिन इससे अलावा जो मरीज़ है ना, उसमें डायरेक्ट मैदे का इतना असर नहीं होता। अब यहाँ से जो खुराक जज़ब होके दिल में पहुँचती है, यहाँ से खुराक होकर जज़ब होकर जिगर में पहुँचती है, गुर्दों में से गुजरती है। अब ये 3 ऑर्गन मुतासर होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। यानी कि अब जब उसने खुराक को जज़ब कर लिया, उसमें फैट के छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं, खा वो कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में हो, खा वो LDL की शक्ल में हो, खा वो ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में हो, अब काम उनका शुरू होता है। डायरेक्ट जो मैदे का काम था वो डायरेक्ट बोटी ने किया है, तेज़ मसालों ने किया है, उस घी ने किया जो ख़राब है, और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अब जो खुराक हज़म हो गई है, हम समझते हैं कि हज़म हो गई है, अब तो कोई मसला नहीं है। अब हज़म वाली खुराक का काम शुरू होता है। अगर उसके अंदर आपने इजाफी चीज़ें ज़्यादा कर ली हैं, जैसे बोतल साथ आपने इस्तेमाल कर लिया, ब्रिज इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा नान इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है, और बाद में मीठा बेहतियाती के साथ इस्तेमाल कर लिया, जब ये कॉम्बो बनता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो अब ये जज़ब होकर जब पहुंचती है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, फिर ये ट्राइग्लिसराइड बनते हैं, ये दिल की नालियों में जमते हैं, खून की नालियों में जमते हैं, और ये गुर्दे की नालियों में जमते हैं, आंखों की नालियों में जमते हैं, और वहाँ से फिर इनको जो है वो तंगी शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है। और अगर ऑलरेडी हार्ट का मरीज़ है तो दूसरे अटैक का चांस है। गुर्दों का मरीज़ है तो क्रेटिनिन डायरेक्टली आती है गोश्त के मेटाबॉलिज्म से। गोश्त जो हमारे अंदर हजम होता है, उसके जो वेस्ट है ना, उसको क्रेटिनिन बोलते हैं। लिहाजा अगर एक गुर्दे का मरीज़ है, उसकी ऑलरेडी क्रेटिनिन हाई है, तो उसमें हम कहते हैं गोश्त ना खाओ। गोश्त के हजम होने से 2 चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, एक क्रेटिनिन और एक यूरिक एसिड। ठीक है। लिहाजा जब आपने गोश्त ज़्यादा खाया या गोश्त खाया तो उससे यूरिक एसिड भी बनना ही बनना है और क्रेटिनिन भी बननी है। और अगर क्रेटिनिन की मेरे और आपके अंदर जो मिकदार है वो 1-1.5 से कम है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो यूरिक एसिड उसकी मिकदार 5 से 5.5 से कम है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसके मरीज़ हैं यूरिक एसिड के या गुर्दों के, तो जब आपने गोश्त ज़्यादा खाया तो क्रेटिनिन बढ़ के 4-5 पे चली जाएगी, और जब वो 6 या 7 से ज़्यादा जाती है तो कहते हैं डायलिसिस करवाएं। अच्छा। 10 से ज़्यादा है तो कहते हैं गुर्दा चेंज करवाएं। तो लिहाजा जो ऑलरेडी गुर्दे के मरीज़ हैं उनकी क्रेटिनिन, नो यूर नंबर बिफोर द ईद, क्या आपको अपनी क्रेटिनिन, यूरिया क्रेटिनिन के वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हाई है तो आपने गोश्त नहीं खाना। यूरिक लेवल पे जाके हाई कंसीडर करेंगे। 1.5 से ज़्यादा क्रेटिनिन, 1.5 से ज़्यादा, यूरिया 50 से ज़्यादा। सिंपल सा सूल है। अगर 50 से ज़्यादा है, 60, 70, 80 या थोड़ा गोश्त खाना है। 100 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना। क्रेटिनिन 1.5 से ज़्यादा है, 2 है, कम गोश्त खाना है, 2.5 है, 3 है तो बहुत ही कम कर दें। यूरिक एसिड 5.5 से नीचे हो खा सकते हैं, 5.5 से जितना ज़्यादा उतना कम कर दें, 8 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना। ये सिर्फ तो लिहाजा नो यूर नंबर, जिस तरह मुझे अपना नाम पता है, जिस तरह मुझे अपनी हाइट पता है, जिस तरह मुझे आपको इन चीज़ों की रेशो पता मुझे अपनी उम्र पता है। मैं जब आपका यूरिक एसिड कहाँ पर है, आपका दूसरी, मैं जब आपसे आपकी उम्र पूछता हूँ, मुझे एक नंबर बताते हो ना, 35 साल, 40 साल, 50 साल। इसी तरह आपको अपनी शुगर का नंबर पता होना चाहिए, 100 to 160। आपको ब्लड प्रेशर का नंबर पता होना चाहिए, 120/80। यूरिक एसिड का नंबर पता होना चाहिए, 5.5 से नीचे। कोलेस्ट्रॉल का नंबर पता होना चाहिए, 180 से नीचे। LDL का नंबर 150 से नीचे, और अगर दिल के मरीज हैं तो 100 से नीचे। ठीक है ना जी। आपको अगर अपने नंबर्स पता हैं और उसी के रे, और फिर ईद से पहले और ईद के बाद करवा के देख लें, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद के कितना बुरा असर हुआ है, तो फिर उस हिसाब से आपने भाई एहतियात करनी है। अगर आपके नंबर्स ठीक हैं तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। आपने मैं अभी शुगर, डॉक्टर साहब अंब खा ला, मैं कह जी आम ठीक शुगर बढ़ाता है लेकिन कम बढ़ाता है, किन्नी ਵਧਾਉਂਦਾ है। मैं कहा मैं नहीं दसना है, तुसी खुद दसोगे। आम खाने से पहले अपनी शुगर चेक करें, आई है 130। जितना खाना खा के 2 घंटे बाद चेक करें, जितनी आ गई वो 330 होगी, सब उसने 200 बढ़ा दी है, और 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने आम नहीं खाने या कम खाना है। तो आपको अपनी हर बॉडी का म्यार होता है डिफरेंट। मेरा अंदर हो सकता है वो आम या वो, लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे होते हैं कोई गल नहीं खाओ ये कह रहे होते हैं ना, अल्लाह दियां रखा, कुछ नहीं होता। हाँ जी, बंदा को खांदे पींदे मरना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं है। पाकव ये है कि हमें अहले इल्म की मान के चलनी चाहिए। जिस तरह आलिम की मान के हम अपनी दुनिया को, आखिरत को बेहतर करते, दीन को बेहतर करते हैं, इसी तरह डॉक्टर जो है ना, जिन्होंने इस पर ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं, उनकी हदायत पे अमल कर लेना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। अब ज़रा आएंगे हम जो किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, उनके लिए आप क्या कहें। दिल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, तो उन्होंने तो कोशिश ये करें कि बीफ ना लें। इसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बिल्कुल ना लें। जी बिल्कुल ना लें। लेकिन सुन्नत के तौर पे अगर उन्होंने किया ही बड़ा जानवर है और वही कर रहे हैं, तो 1-2 बोटियां बगैर चर्बी के ले सकते हैं। ठीक है। कोई चीज़ सिवाय जो कुरान ने हराम की है उसके अलावा कोई चीज़ खाना मना नहीं है, लेकिन बीमारी के हिसाब से वो चीज़ें ज़रा कम करनी होती हैं।
वो 1-2 बोटियां ले सकते हैं, साथ सालन कोई भी जो मतलब सब्जी बनी हुई है, दाल है, उसके साथ या मिक्स करके उसमें इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। लेकिन और जो मटन है वो ज़रूर कर लें इस्तेमाल, 3-4 बोटियां जो कि आध पाव के करीब बनता है वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन उससे पहले मैं फिर ये कहूँगा, 2 दिल के मरीज़ हैं, एक है जो दवाइयों के ऊपर है, कोलेस्ट्रॉल उनका ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा ले सकता है गोश्त। एक है जिसका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ऑलरेडी एलडीएल बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड बहुत हाई है, 3 चीज़ें होती हैं खतरनाक। ठीक है, तो अगर उनका ज़्यादा तो फिर वो बेहतर है कि ना ही ले, ना ही खाएं। और अगर खाना है तो एक बोटी सुन्नत समझ के, या जो कि वो ईद का दिन न खा ले, और उसके बाद फिर सब्जियों और फलों पे ज़्यादा इस्तेमाल कर ले, ताकि बाद में मसाइल ताकि ना। और अगर यूरिक एसिड आपका हाई है, 6, 6.5, 7 से ज़्यादा है, जोड़ों में दर्द है और ख़ास तौर पे पाँव में दर्द है, अंगूठे में दर्द है, तो फिर वो भी गोश्त ना खाए। बड़ा तो बिल्कुल ना खाए, छोटा 1 या 2 या 3 बोटियाँ उसके हिसाब से खा ले, और बाकी फल और सब्जियों के साथ ज़्यादा रहे। क्योंकि यूरिक एसिड जो है ना, मैंने फिर बताया, गोश्त जो बॉडी में जाता है और उसको जब हज़म होता है तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट 2 बनती हैं, एक क्रेटिनिन जिसने बॉडी से निकलना होता है, गुर्दे हमारे उसको निकालते हैं, लेकिन उसकी मिकदार गुर्दे 1.5 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, 1.5 मिलीग्राम, और कुछ लेबॉर्ट्री की वैल्यू तो 1.1 तक है। अगर वो 1.75 या 2 से ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि 50% गुर्दे ख़राब हो गए हैं। अच्छा, हाँ जी, गुर्दों में अल्लाह ने इतना कुशन रखा है कि वो एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा 1.1, 1.2 या लेबॉर्ट्री वैल्यू जो भी है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देते। सिर्फ 1.2 से उठ के 2 हो गया, 0.8 का फ़र्क पड़ गया, 50% से ज़्यादा गुर्दे ख़राब हैं तो ये काम ख़राब होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। और 2-3 के ऊपर तो जब हो जाए तो फिक्र बहुत पड़ जानी चाहिए, 6 के ऊपर डायलिसिस होता है, और 9-10 के ऊपर किडनी चेंज करना पड़ता है। ये बीफ इतना खतरनाक नहीं, बीफ करता नहीं है, फिर ये मैं करेक्ट कर नहीं, दूं। वो एक खास कंडीशन में जाके हाँ जी, इतना खतरनाक हो जाता है। ये बीफ करता नहीं है। गुर्दों की तो बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है। लेकिन अब गुर्दे अगर ख़राब हो चुके हैं ना, उनका काम है क्रेटिनिन को निकालना, जो कि जहरीला मादा है। अब अगर आप लोड उस पर ज़्यादा पीछे डालेंगे, होर कट, वो तो पहले ही भाई काम नहीं कर रहा, वो जवाब दे देगा, वो जवाब दे देगा, तो क्रेटिनिन बॉडी में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। ओह यस, क्रेटिनिन बॉडी में इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी, दिमाग को पड़ेगी, बेहोशी हो जाएगी, फौत हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उनको अपने क्रेटिनिन वैल्यू का पता हो, यूरिया वैल्यू का पता हो। यूरिया जो है वो 50 और 1.1 या 1.2 से नीचे अगर चीज़ें हैं, क्रेटिनिन खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है ना तो उतनी एहतियात करनी है, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा एहतियात करनी है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वैल्यू का पता हो, रेशो का पता हो, ये तो वो उनको पता होगा ना जो टेस्ट करवाते हैं रूटीन जी के साथ, जी जी जी। या थोड़ा समझते हैं चीज़ों को, थोड़ा उनको पता है। और जिस बेचारे ने गोश्त ही साल में एक बार खाना है, हाँ जी, और उसने कभी टेस्ट भी नहीं करवाए क्योंकि हॉस्पिटल जा ही नहीं अच्छा, सकता, मजे की बात वो ये क्या है, करें? ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, सोशल ऑब्जर्वेशन, कि जिस बेचारे ने साल में गोश्त एक बार खाना है और आज के खा लो, ना, उनका यूरिक क्रेटिनिन भी बड़ा नहीं होता। अच्छा, वो चूँकि मेहनती लोग होते हैं, या सारा दिन मजदूरी करते हैं, या सारा दिन घरों में काम करते हैं, या गली में रेडियों पे बेचते हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जब वो फिजिकल काम करते हैं उनमें बीमारियां भी कम है, इस तरह बिल्कुल ऐसे ही। मेटाबॉलिक बीमारियां कम है। वो जो जिम आप जाके जिम करते हैं शाम में, वो सारा दिन जिम में ओ होते हैं। यस, हम एज ए डॉक्टर कभी इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे, गरीबों की बीमारियां लहदा, अमीरों की लहदा। अच्छा, गरीबों में ज़्यादा इन्फेक्शन है। हम गुलाबदेव हॉस्पिटल में बैठे हैं, ये गरीबों का हॉस्पिटल है, इन्फेक्शन है, टीबी इन्फेक्शन है, गरीबों में ज़्यादा इन्फेक्शन है, अमीरों में ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। जो कि गरीबों में बीमारियां ना खाने से हैं, अमीरों में बीमारियां ज़्यादा खाने से हैं। ज़्यादा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो आपको हार्ट का मसला, आपको दिल के मसले, आपको दिगर मसाइल आते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़बरदस्त सोशल फिनोमिना है। तो उन दोनों को देख, गरीबों को बड़ी ज़बरदस्त बात है वैसे। हाँ जी, अगर एक गरीब मरीज़ है, उसको ऑलरेडी पता है, मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको ना गुर्दों का मसला हो, अगर वो ऑलरेडी गरीब है और गुर्दों का मसला, वो ना खाए। लेकिन जनरली अगर 100 गरीब है ना, तो उनमें से प्रॉब्लम 5 को होगी, 95 होंगे जिनको गोश्त चाहिए और ज़्यादा खाए। ठीक है, लेकिन अगर 100 अमीर हैं, साबे हैसियत हैं, उनमें से 40-50 को प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ऐसे। और उनको एहतियात करनी चाहिए। तो बस ये है। ये बताइएगा कि जिन लोगों के पास कुर्बानी लोगों ने करनी ही करनी है, तो कितने दिन तक कंटिन्यूसली आप इसका गोश्त खा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं? क्योंकि लोग तो कई रोज़ तक फ्रीज रखते हैं, और कुछ लोग हैं जो रखते नहीं हैं। लेकिन जो रखते हैं वो तो रखते हैं, फ्रीज़र बड़े हुए हैं और हफ्तों चल रहा है जी, तो कितने दिन तक कंटिन्यूस आप खा सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं उससे पहले एक बात कर लूँ आपका जवाब देने से पहले। फ्रिज या फ्रीज़र ये हमारे रिश्तों का और हमसायों से ताल्लुक़ और मोहब्बत का दुश्मन है। ज़बरदस्त। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे घर में, ये हमारे बड़ों के पास फ्रिज नहीं होता था, घर में जो पकता था ना वो इर्द गिर्द बांट देते थे। आप तसव्वुफ़ को ऐड कर रहे हैं। ईद के दिनों में भी और ईद के दिनों के बाद भी उनके घर से हमारे घर में आता था, हमारे घर में उनके घर जाता था, जिससे प्यार मोहब्बत मोहल्ले में होती थी।
और सबको पता था मोहल्ले में, यार हाजी साहब कहाँ रह रहे हैं, शेख साहब कहाँ रह रहे हैं, फलानी जगह पे। और ताकि यकीन जाने, मुझे याद है अपने एरिया का कि चौथे घर के जी वो मेहमान उनके लैया में से आए हैं और उनके मेहमान विहाड़ी से आए हैं, उन तक का भी हमें पता होता था। अब फ्रिजों ने क्या किया कि सारी चीज़ें आप जो है ना फ्रिज कर देते हैं कि चलो बाद में खा लेंगे। उससे बीमारियां भी बढ़ी, जो लेने देने से ताल्लुक मोहब्बत बढ़नी थी वो भी हमें नहीं पता। और अब हमें पता नहीं होता, यकीन जाने हम साइगी में डेथ हुई है और उनका नहीं पता कि वहाँ पे डेथ हुई। और अच्छा ये कह लोग क्यों इकट्ठे हैं जी, वो फौतगी हो गई है। सोशल कनेक्शन बहुत सोशल ज़्यादा कनेक्शन कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम। उसमें मैं ये कहता हूँ कि उसकी एक बड़ी बात फ्रिज और फ्रीजर है। हाँ। खास तौर पे ईद के दिनों में पहले फ्रिज नहीं होती आपने थी। बांटना खत्म कर दिया, रोक लिया, अपने तक महदूद कर लिया। बिल्कुल सही है। जबकि दीन ये कहता है कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का मफहूम है कि आपने गोश्त ज्यादा बनाया तो उसका शोरबा ज्यादा बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल क्यों या ऐसे ही। रसूल अल्लाह? फरमाया अपने हमसाये के घर भेजो, उसके घर में खुशबू जा रही है तो सालन भी जाना चाहिए जबरदस्त, ताकि उसकी दिल आजारी ना हो। बिल्कुल सही तो है। आपने अपने अहले खाना को ये हुक्म दिया कि आप जब गोश्त बनाते हैं तो उसका शोरबा थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया करें, यानी कि सालन थोड़ा बढ़ा लिया करें ताकि वो आप अपने हमसाये को भेज सकें। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जहाँ तक आपने बात कही है कि कितने दिनों तक फ्रीज किया जा सकता है, अगर तो प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो और हमारी लाइट ना जाए और फ्रिज जो है वो बंद ना हो, तो इसका जो है ना कई दिनों तक ऐसे हो सकता है। ठीक है ना जी, कई दिनों तक आप रख सकते हो। दिनों से मुराद ये कि हफ्ता 10 दिन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लाइट गई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, गोश्त थोड़ा सा पिघल गया, फिर लाइट आ गई, फिर ठंडा हो गया, फिर पिघला। इससे जरासीम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा, वैसे ये लोग कहते हैं ऐसा होता है कि एक कुर्बानी के अगली कुर्बानी तक भी फ्रीज हुआ होता है। मतलब ये तो कोई सोशल साइंटिस्ट ही बता सकते हैं जी कि जो इन चीज़ों को देखते हैं। मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मैंने जो अपने मरीजों से पूछा, लोग कोशिश तो करते हैं। देखिए मैं आपका डॉक्टर, जब हम हिस्ट्री लेते हैं ना, तो हमें जब लगे कि ये गोश्त खाने से प्रॉब्लम हुई है तो हमारे पास 2-3 महीने तक तो ऐसे आते रहते हैं। और मैं 2-3 महीने तक? यस, अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इन 2-3 महीनों में अगर आपके पास गैस्ट्रोएंटेरिटिस का मरीज आए, मेदे जिगर का मरीज आए और ये प्रॉब्लम जो होती है इसका है, आपने ज़रूर पूछना कि आपने फ्रिज का गोश्त तो नहीं खाया। तो हमें कुछ मरीज़ एक महीने में तो बहुत ज़्यादा, दूसरे महीने भी कोई 50% है, तीसरे महीने भी कोई 10-15% होते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब फ्रीज का गोश्त काट के खाया। यानी चले ये तो साबित हो गया ना कि 3 महीने तक चलता है। बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं इसको जायज़ नहीं करार दे रहा। बात है, ये नहीं कह रहा कि ये सही है, ये गलत है, जो भी है। लेकिन यह कि हिस्ट्री मौजूद है मरीजों की कोई इतनी, और जितनी देर से पड़ा होगा जरासीम उतने ज़्यादा ग्रो करते हैं और वो फिर उतने ज़्यादा। ये तो इस हवाले से एक बात होगी। लेकिन कुर्बानी का मतलब ये है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों को, वो चीज़ जो आपको पसंद है उसको कुर्बान करें। तो अगर आपने कुर्बानी करके गोश्त ही घर में फ्रीज कर लिया, हमसायों को, रिश्तेदारों को, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको नहीं दिया, तो फिर ये उसके ऊपर भी एक तरह से सवालिया निशान है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ्रीज़ करने के हवाले से गोश्त की। आपने कहा 2-2, 3-3 महीने तक लोग आपके पास आते हैं जो फ्रीज़ किया वो गोश्त खाते हैं। जब फ्रीज़ किया आपने तो जाहिर बात है उसका मेयार, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और ख़राब होना शुरू हो जाता है। अभी हम शुगर की तरफ आएँगे। शुगर के लोग, क्योंकि ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को पाकिस्तान के अंदर अब शुगर का मसला मौजूद है और इसके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कैसे इसके साथ एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कुर्बानी और इन चीज़ों को भी साथ रखें? पहले शुगर और गोश्त का कनेक्शन, या शुगर और बड़ी ईद का कनेक्शन मैं जोड़ लूँ। अगर आपको शुगर है लेकिन आपके गुर्दे ठीक हैं, यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है और आपको दिल का मसला नहीं है, तो फिर गोश्त जो है ना वो बहुत बेहतरीन है शुगर के मरीज़ों के लिए। ठीक है। लेकिन गोश्त बुरा नहीं है, उसके साथ बोतलें बुरी हैं। गोश्त बुरा नहीं है, उसके साथ के नान बुरे हैं, जिसको हमने लाज़िम मलज़ूम कर लिया और सारा खाने के बाद पेट भर के फिर हमने 1.5-2 लीटर बोतल भी बल्कि वो ये है कि अगर उससे गोश्त खाएगा, रोटी और नान साथ नहीं खाएगा, चावल साथ नहीं खाएगा, तो उससे उसका शुगर लेवल बेहतर रहता है। मैं तो आम दिनों में भी शुगर के मरीजों को एडवाइस देता हूँ कि आप जो है ना रोटी और चावल बंद कर दें। अगर शुगर बढ़ी हुई है, रोटी चावल बंद कर दें, सिंपल बारबेक्यू लें, गोश्त लें और साथ सैलड लें, दही लें, तो वो पेट भी भर जाता है, प्रोटीन भी चली जाती है और साथ फाइबर्स भी चले जाते हैं सलाद की शक्ल में, और शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हाँ शुगर के मरीजों में चूँकि गुर्दे का मसला हो जाता है, दिल के मसले हो जाते हैं, तो फिर उनको, जैसे हमने पहले बात कर ली है कि हमने फिर उनके जो है ना गोश्त में एहतियात करनी है। बाकी जहाँ तक शुगर की बात, जो शुगर का पेशेंट है वो गोश्त खा सकता है, लेकिन और ज़्यादा खा सकता है, लेकिन उस एहतियात के साथ कि उस दही का इस्तेमाल करे, सैलड का इस्तेमाल करे, इन चीज़ों को साथ लेके चले। और कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी, नान, चावल
और ये जो दबा के बोतलें। मुकाबले के साथ बोतल पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उससे थोड़ा ये बिल्कुल एहतियात अवॉइड करना है। और बाद में फिर एक मीठा भी लेना है, घर में जर्दा बना हुआ है, आइसक्रीम बनी हुई है, तलब रसमलाई नहीं है। पिया तो सिर्फ वो रस्म पूरी करने के लिए हाँ लोग जी, खा रहे होते हैं। तो ये वो आपके अंदर कैलोरीज ज़्यादा जाती हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं होने देती। ठीक है। और अच्छा, अगर हम नॉर्मल शुगर की बात करें तो अब तो ये बहुत ज़्यादा, वज़ीर भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मसला। अब तो बच्चों के अंदर भी ये डायग्नोस होना शुरू हो गई। ये हमारा लाइफ, अब देखें ना, मैं 25-30 साल का हूँ, तो मेरी जो लाइफस्टाइल है वो हो सकता है ऐसा हो कि मैं शुगर की तरफ जा रहा हूँ। अब जो बच्चे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, माँ बाप का उसके अंदर चला जाता है, मसला क्या है? उसमें ये है, हाँ जी, जेनेटिक तो है, ये 4 में से एक बच्चे को होनी है, अगर वालिदैन को है ना। अच्छा। हाँ जी, लेकिन होनी और उसका कोई टाइम पीरियड है कि कब, या शुरू में हो अमूमी जाएगी? तौर पे 30s के बाद शुरू होती है, 30s 30 ईयर के बाद, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको हम खींच के जल्दी इस अपने लाइफस्टाइल की वजह से कर लेते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें हमारे घर में किसी को शुगर है ना, अम्मी को, अब्बू के, दोनों को, अगर दोनों का तो 50% चांस हो जाते हैं। तो बच्चे अगर पहले से अलर्ट रहें, वालिदैन पहले से अलर्ट रहें कि प्रॉब्लम हमारे अंदर जा सकती है, और फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, उनके अंदर जीन तो मौजूद होंगे शुगर वाले, प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैंने मीठा बहुत नहीं किया, मैंने कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लिया, मैंने नान बिस्कुटों से परहेज़ किया, मैंने बोतलों से परहेज़ किया। मैं कहता तो 4 चे वाली चीज़ें, चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती, अच्छा, ये कम की हैं। एक्सरसाइज मैंने अपनी ये 3-4 टर्मिनोलॉजी जो आपने अपनी बताई है ना, जी ये वैसी बड़ी मजे वाली। ठीक है ना। 4 चे वाली चीज़ें, चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती। चपाती से मुराद गंदम की बनी चीज़ें, मैदा बनता है, मैदे से बेकरी का सामान बनता है, रस, बंद, नान खताई या बिस्किट, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो शुगर बहुत बढ़ाती हैं, तो लिहाजा उनको मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली में शुगर और मुझे आना शुरू हो गई है। और मैं डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, वॉक करता हूँ, और पावर वॉक करता हूँ। सिंपल चलना नहीं, पावर वॉक क्या होती है? 5 मिनट आप नॉर्मल स्पीड से, 5 मिनट की तेज़ जॉगिंग, 5 मिनट नॉर्मल स्पीड से, 5 मिनट की तेज़ जॉगिंग, ठीक है। इस तरीके से आप आधा पौना घंटा गुजारते हैं डेली। हाँ, तो फिर उनके अंदर जीन्स आए हुए हैं शुगर के, लेकिन उनको सारी ज़िंदगी शुगर नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उन्होंने उससे होने से पहले ही अपनी चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं। अपने HbA1c जो कि 3, ये वॉक इतनी ज़्यादा ज़रूरी है? वो वॉक इज़ इंसुलिन। कुछ मोहसिन भाई मेरी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक नहीं, है और ना? आपकी टर्मिनोलॉजी हाँ में जी, फॉलो करने वाली। मैं आपको ये बात बताऊं, वॉक इज़ ए इंसुलिन। हम इंसुलिन ही एक हार्मोन है जो हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए चाहिए। वो हमारे पट्ठों को चाहिए, मसल्स को, वो हमारे लिवर को चाहिए, वो हमारी फैट को चाहिए। अगर हम दौड़ते हैं, अगर हम ज़्यादा चलते हैं, तो फिर मसल्स को इंसुलिन नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट ग्लूकोज यूज़ करते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहता होता हूँ कि वॉक इंसुलिन की तरह है। आप अपनी वॉक बढ़ा दें। अभी आप शुगर चेक करो 300 है, आधा घंटा वॉक करके, पावर वॉक करके आए, दोबारा आके बगैर दवाई के चेक करें, 200 पे आ जाएगी, 210 पे आ जाएगी। और यही इंसुलिन के 15 यूनिट ने करना है, यही 2 गोलियों ने करना है। अच्छा। और अगर ये और बाकी चीज़ें फिर जो आपकी सेहतमंद रहनी है, चलने से दिल ठीक रहेगा, दिल की धड़कन ठीक रहेगी, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, वो उसके इजाफी फ़ायदे हैं। तो चलना तो हर सूरत में ही है। कोई मुझसे अगर चलते चलते पूछे ना, डॉक्टर साहब 2 लफ्ज़ गल दसो शुगर कंट्रोल करने लई, मुनासब खाना तो बहुता चलना। मैं घट खाना नहीं किया, आप जो मर्जी खाएं, लेकिन खाएं मुनासब मिकदार में, और उसकी क्वालिटी चेंज कर लें। कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम, वही 4 चीज़ें, चीनी, चिकनाई, चावल, चपाती कम से कम, प्रोटीन ज़्यादा, अंडे की सफ़ेदी ज़्यादा, चाय कॉफ़ी बगैर चीनी के ज़्यादा, फल बहुत मीठे फल नहीं, आम, अंगूर, खजूर, केला, जापानी फल नहीं। आपने एक तस्वीर भी लगाई हुई थी, मैंने पिछले दिनों देखा है। जी जी जी, उसमें पूरा चार्ट जो है वो लगा हुआ था, हाँ क्या जी। क्या आपने किस मिकदार के अंदर लेना और क्या नहीं अच्छा, उसके लिए ना मैं क्रेडिट दूंगा अपने स्टूडेंट्स को। मेरे मतलब चूँकि बोलने की आदत थी, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाने की या उस पर वो नहीं था। तो मेरे स्टूडेंट जो PG है माशाल्लाह, पिछले दिनों उन्होंने ऑल पाकिस्तान भी विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गुलाब देवी ने। तो उन्होंने कहा सर ये इसका आप छोटे छोटे स्पोर्ट्स के अंदर विन किया कुछ? स्पोर्ट्स नहीं, इट्स नॉट अ स्पोर्ट, इट्स अ पल्मोनरी चेस्ट लीग। अच्छा। चूँकि चेस्ट का हॉस्पिटल है, चेस्ट से मुतल्लिक कुछ सवाल होते हैं, 20-20 क्वेश्चन। पहले लाहौर के कॉलेज को विन किया, फिर पंजाब के कॉलेज को विन किया, अब वो फाइनल के लिए कराची जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, ख़ास तौर पर जो पल्मोनोलॉजी को समझते हैं ना, वो जानते हैं इसको। अच्छा, मैं ये कह रहा था, उन्होंने फिर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप इसको छोटे छोटे क्लिप बना के लोगों को क्यों नहीं बताते, हमें तो आप रोज़ बताते हैं। तो फिर उन्होंने जब ये करना शुरू किया, फिर मेरे एक स्टूडेंट हैं डॉक्टर ज़ारा, उन्होंने जब इसको डालना शुरू किया, उसके ऊपर यकीन जाने इतने लाइक्स, इतने रिस्पांस, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है उसको और लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब हमारी दवाइयाँ आधी रह गई हैं, हमारी इंसुलिन छूट गई है इन हदायत पे अमल करने से। तो मैं ये कहता हूँ कि जो शुगर है ना, वो यकीन जाने बीमारी नहीं है, ये हमारा सिर्फ एबनॉर्मल लाइफस्टाइल है। DM डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ए DD डाइटरी डिसफंक्शन। अगर आप हम खाना पीना मुनासब कर लें और ज़्यादा चलना शुरू कर दें तो हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि जो पेशेंट है, जो आम आदमी है, वो कितना इसके लिए
उसकी विलिंग कितनी है, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं, हम तो चाहते हैं सारा कुछ मेडिसिन के साथ ही हल हो अच्छा, जाए, जान को अजाब ना देना पड़े। मौसम भाई हमने एक बड़ी बड़ी दिलचस्प स्टडी की, दवाइयाँ, परहेज, इंसुलिन के टीके और वॉक, कि इनमें से चारों में से एक स्टडी किया, सर्वे किया कि इनमें से मुश्किल क्या है। मेरे ख्याल से लोगों के लिए इंसुलिन लगाना मुश्किल होगा और वो कहेंगे जी हम नहीं लगवाएंगे या कम लगवाएंगे। दूसरे नंबर पे दवाइयाँ, तीसरे नंबर पे परहेज, और सैर का तो कहेंगे जी हम सारे कर लेते हैं, कौन सा इसमें पैसे लगते हैं। हैरानगी की बात है, हमारी ऑब्जर्वेशन के रिवर्स आई। अच्छा, लोग दवाइयाँ खाने पे बहुत तैयार हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे ये इंसुलिन लगवाने पे भी तैयार हैं, परहेज नहीं करते और वॉक नहीं करते। और इन दोनों में से अगर देखें तो वॉक नहीं करते कि डॉक्टर साहब रोज चलना जड़ा। परहेज का ये मसला है कि हमारा अभी वो मिजाज ही नहीं बना। जैसे अभी हमने शुरू में बात की, लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होता, बस अल्लाह ने करना है, अब डॉक्टर तो कहते रहते हैं। हमारा अभी तक मिजाज ही वो नहीं है कि हमने जो प्रिवेंशन है वो कैसे करनी है, जो मेडिसिन है उससे हटना है, तो परहेज़ को कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा, हर किसी की कोशिश ये है। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा खा लो, बाद में एक मेडिसिन टैबलेट खा लेना। अच्छा, पिछले दिनों जब आपका फ़ोन आया था, उन दिनों में ना एम्स्टर्डम में था प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में। अक्सर मेरा कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ट्रैवलिंग का टाइम रहता है, और अभी मैं जापान जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं ख़ास तौर पे लोगों के ना सोशल बिहेवियर, डेली बिहेवियर देखता हूँ कि क्या फ़र्क है हमारे लोगों में। जापान तो बहुत आगे है। अब आप देखें कि वो ना गोरा, अगर मैं यूरोप की बात कर लूँ, गोरा बहुत ज़्यादा पैदल चलता है। आपको सड़कों के ऊपर यकीन जाने ऐसे, मतलब सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग, लड़के लड़कियाँ, वो हेडफोन लगाए हुए हैं कान को, या मोबाइल या किताब पकड़ी हुई है, चली जा रहे हैं। साइकिल बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा साइकिल, ट्रैक साइकिल के लहदा बने हुए हैं। अब वो क्यों नहीं सेहतमंद रहेंगे? दूसरी बात यह है कि डाइट के मामले में वो बहुत कॉन्शियस है। सबसे पहले उनकी कैलोरिक वैल्यूज़ देखते हैं, उसके अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की पोटेंशियल वो सबसे पहले देखते हैं। दवाई, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं कि जो ब्रेड है या जो भी खाना है उन्होंने। हमारे यहाँ ये यार करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल, लेकिन लोगों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लोगों को सिखाने की ज़रूरत है। आप घर की सादा दाल रोटी इस्तेमाल कर लो, घर में जो सादा खाना पकता है वो कर लो, आधा घंटा रोजाना सैर कर लो, नींद अपनी पूरी कर लो। इस पे मैं मतलब प्रोग्राम लंबा हो रहा है। हमारे लोग देखते नहीं है, एक तो एक्सपायरी, और दूसरा जो कंपनी है वो एक्सपायरी वाला माल दोबारा पैकिंग करके अब नई एक्सपायरी डाल के तो वो भी माल मार्केट में इसमें जा रहा है गवर्नमेंट और जो कानून नाफिज अच्छा, इसमें जहीर भाई हम आगे आएंगे। अब ये होगा शुगर वाला, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है जी। ये उतना ही कॉमन है जितना शुगर है, बल्कि हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो। इसके जो पेशेंट हैं उनको किस किस्म की एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के ऊपर? ब्लड प्रेशर का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो नमक के साथ है जी, नमक, सोडियम क्लोराइड। जिस चीज़ में भी नमक ज़्यादा होगा वो बीपी हाई करेगा। और नमक कुछ एडेड सॉल्ट भी होता है जो आप खुद ऊपर से डालते हो, और कुछ चीज़ों के अंदर नमक होता है, हम डाला नहीं है। जैसे बड़े गोश्त में नमक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू छोटा गोश्त, छोटे गोश्त में नमक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मुर्गी, मतलब उसका अपना सोडियम कंटेंट जो है। लिहाजा जिस चीज़ के अंदर सोडियम क्लोराइड है ना ज़्यादा, आप उसके अंदर ऐड साल्ट ना करें, उसके अपने सॉल्ट के साथ उसको या डालना तो बहुत कम डालें। सोडियम जब आपके अंदर जाता है, नमक आपके जब अंदर जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। तो ऐसे मरीजों को हम ये कहते हैं कि आप अपनी जो है ना नमक की मिकदार को बहुत कम कर दें, फल सब्जियों के ऊपर ज़्यादा आ जाएं, वॉक को अपनी बढ़ाना शुरू कर दें, पानी ज़रा ज़्यादा पिएँ, नींद अपनी पूरी करें। निकाल नींद पे हम कभी इंशाल्लाह लहदा बात करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी का नींद अब पूरी करना तो ख्वाब बन गया। नींद हमारे रूटीन लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि नींद पूरी करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं रहा। नहीं, हाँ मोहसिन भाई मेरी बात सुने, हर बंदा ना 6-8 घंटे सो लेता है। 6 घंटे तो हर बंदा सोता है, बेशक 2-2 घंटे ब्रेक करके सो ले या रात को सो ले। मतलब जो रात को 3 बजे सोता है सुबह 9 बजे उठता है, बल्कि शायद कुछ लोग तो 11-12 बजे उठते होंगे। बिल्कुल। तो हमारे स्टूडेंट डॉक्टर साहब भी बहुत काम करते हैं, लेकिन 6 घंटे क्वालिटी स्लीप नाइट की हो। मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी स्लीप नाइट की हो, रात को इशा के बाद सो जाएं, सुबह तहज्जुद पे उठ जाएं, पूरा दिन ना सोएं ऐसे ही। लेकिन अगर रात 3 बजे सोए और 11 बजे उठे, वो बहुत नुकसानदेह है। हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऐसा है कि जो सूरज के साथ चलता है भाई, जो लोग सूरज के साथ उठते हैं वो दुनिया में तरक्की करते हैं, ठीक है। जो सूरज को उठता हुआ देखते हैं वो तरक्की करते हैं, और जिन्हें सूरज उठता हुआ देखता है वो बस फिर लेजी भी रहते हैं, बीमार भी रहते हैं जब सूरज आधे से ज़्यादा हो चुका ढल चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है नॉर्मल, इससे हटके भी अगर हम देखें तो इसके एक तो पेशेंट की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर हर चौथा मरीज़ जो है, हर चौथा पाकिस्तानी जो है, वो चाहे किसी और मर्ज़ में है या नहीं है, ब्लड प्रेशर का। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो रूटीन है, हमारा जो ऑफिस का प्रेशर है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कहीं भी चले जाएँ, आपके यहाँ पर भी होगा, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ये इस सारी चीज़ों ने मिलकर हर बंदे को तकरीबन ब्लड प्रेशर का जो है पेशेंट बना के रखती है। मैंने एक दफ़ा सर्वे किया अपने वार्ड के डॉक्टर्स का, जो सीनियर उम्र के हैं, कि किन को बीपी है,
और ये आपने चेक कितनी दफ़ा करवाते हैं महीने में, हफ्ते में, यकीन जाने 2-2 महीने गुजर गए हैं, दवाई भी खा रहे हैं, डॉक्टर हैं, चेक नहीं करवा, डॉक्टर साहब चेक नहीं करवाया, आदत नहीं है, जेन में नहीं है, माइंड सेट नहीं है। तो उसमें प्लीज़ मैं ये सबको आपके सुनने वालों को कहूँगा कि घरों में जिनके भी बीपी का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, तो उनके घरों में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वो ये अपनी जिम्मेदारी ले लें, अपने घर में ग्लूकोमीटर रखें, बीपी ब्लड चेक करने वाला रखें, कि उन्होंने अपनी अम्मी का, अब्बू का, बहन भाई का, जिसका भी बीपी हाई है, दिन में एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है, ताकि पता चले ना। और अगर स्टेबल जा रहा है तो उसके फिर हफ्ते में according एक दफ़ा कर लें। इसकी रीडिंग हमें पता होनी चाहिए, 120 या 130 ऊपर वाला और 80-85 नीचे वाला, 130/85 से ज़्यादा नहीं है। और अगर हाई है तो प्यार मोहब्बत से उनको पकड़ के किसी भी करीबी डॉक्टर के पास, हमारे पास गुलाब देवी मिले हैं, 2, 4, 5, 10 रुपए की गोलियां होती हैं भाईजान, वो खा ले, सारी उम्र ठीक रहेगा। लेकिन अगर कंट्रोल ना किया तो फालज का अटैक हो सकता है, खून की क्लॉट जो है वो बहुत कॉमन हो ब्रेन में जाता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं, आंखों का अंधापन डायरेक्ट बीपी और शुगर से है, ये हो सकता है। आप अपना नंबर चेक करते रहे, मैं फिर वही बताऊंगा कि नंबर चेक करें, 135/85 से ज़्यादा बीपी अगर हाई है तो दवाई लें, और अगर वो इतना, और अगर रूटीन के अंदर हाई है तो फिर ज़्यादा अलार्मिंग। हाँ जी, अलार्मिंग। और चेक इसके लिए ज़रूरी है कि आप चेक करते रहें। मरीज़ जो है वो हर रोज़ कितने टाइम का, कोई सुई नहीं लगती, कोई कुछ नहीं है, इवन आजकल वो मिलते हैं जो डिजिटल हैं, डिजिटल घर में कोई चेक करें, खुद लगा के कर, खुद बता देता है। अगर आपका ये, और अगर ठीक जा रहा है तो आप हफ्ते बाद एक दफ़ा कर लो, लेकिन करो ज़रूर यार, करो ज़रूर। जब आप चेक नहीं करते, दवाई खा रहे हो, कभी खा ली, कभी छोड़ दी, कभी खा ली, एकदम नुकसान होता है, फिर वो घर वालों पे पड़ती है, और वो फिर काबिल बर्दाश्त भी नहीं बिल्कुल रहता। ऐसे ही है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप अस्पताल जाने के काबिल भी नहीं रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और ये वक्त कम था, हम नेक्स्ट दोबारा इंशाल्लाह इसको करेंगे। बिल्कुल ईद उल अज़हा जो आज तो गई है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था हमें कि गोश्त में मसला नहीं है, हमारे खाने की रूटीन में, और उसके साथ जो चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, नान, और उसके बाद सारा कुछ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स का पेट भर के आपने दोबारा से वो पीनी है, ये सारी चीज़ें हमारी जो रूटीन लाइफस्टाइल है, हमारा वर्जिश का ना करना, दवाइयों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाना, ये सारी चीज़ें मिलके जो स्ट्रेस है वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलें, हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करते हैं, किसी भी डिज़ीज़ की उसकी डीप में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारा लाइफस्टाइल ही निकलता है। जंक फूड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अपने बच्चों को हम इस तरह खिलाते हैं कि सवाब समझ के, इस चीज़ को जाने के बगैर कि उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह बन रहा है, और आने वाले दिनों में उनकी लाइफ जो है, उसकी ज़िंदगी उनके साथ हम किस तरह से खेल रहे हैं। लेकिन अब चूँकि ईद उल अज़हा है तो उसके ऊपर आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर है उनको लाजमी तौर पर अपनाएं। आप बिल्कुल किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, आप वहाँ पर भी बेहतियाती करेंगे तो ये आपको मरीज़ बना देगा। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रूटीन जो है, आपकी खाने पीने में इत्तेदाल का ना होना, वो आपको मरीज़ बना देगा। अगर आप पहले ही किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, शुगर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।